हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी शिक्षण की विधियों से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से ज़रूर आएंगे। तो अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते तो 4 से 5 नंबर आपके बिल्कुल आपके हाथ में है। एंड काफ़ी सारे आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने नए नए प्रश्नों को ऐड किया है, इसीलिए सेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड पूरा ज़रूर देखिएगा एंड अपने मार्क्स आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो अब हम अपने सेशन को फाइनली शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की स्वाभाविक क्रिया में उच्चारण के पश्चात किसका स्थान आना चाहिए। जब हम भाषा सीखते हैं तो आपको पता है कि नेचुरल एक क्रिया होती है, वहां पर जब हम उच्चारण कराते हैं तो उच्चारण के पश्चात किसका स्थान आना चाहिए। वाचन का, लेखन का, श्रवण का या इनमें से कोई नहीं। सो प्रश्न संख्या 1 जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाचन का अभ्यास हमें करवाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आप उच्चारण का अभ्यास करवाते हैं बच्चों को, उसके बाद बच्चों को वाचन का अभ्यास हमें करवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। विश्लेषण विधि, खंडान्वय विधि, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी विधि है जिसको प्रश्नोत्तर विधि के नाम से हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि को हम विश्लेषण विधि भी कह देते हैं और प्रश्नोत्तर विधि को हम खंडान्वय विधि भी कह देते हैं। ये दोनों ही विधियां हम कविता में यूज करते हैं। जब हम कविता शिक्षण कराते हैं तो हम वहाँ पे खंडान्वय प्रणाली का यूज करते हैं और हम विश्लेषण का भी यूज वहाँ पे कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विधि में समान भाव वाली कहानियां, कविताएं एवं घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है व समानता और असमानता पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। एक बार और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है कि किस विधि में समान भाव वाली कहानियां या कविताएं या घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है और उनके बीच एक समानता और असमानता को दिखाया जाता है। व्यास विधि है, तुलना विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या व्याख्यान विधि है। सो बेसिकली जिस विधि की यहाँ पर बात की जा रही है उसे हम कविता शिक्षण में काफी ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि ये पद्य शिक्षण की एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और इस विधि का सही जो नाम है वो होगा तुलना विधि, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि समान भाव वाली कहानियों को या कविताओं को आपने प्रस्तुत कर दिया। दो समान भाव वाली कविताएं हैं या कवि हैं, उनकी कविताओं को हम क्या करते, प्रस्तुत करते हैं, उनके बीच हम समानता असमानता को देखते हैं। तो ये एक तुलनात्मक विधि है जो कि कविता में हम यूज करते हैं। इसके अलावा व्यास विधि का यूज भी हम किस में करते हैं, कविता शिक्षण में हम करते हैं, पद्य शिक्षण में करते हैं। व्याख्यान का हम गद्य पद्य दोनों में कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर को भी हम गद्य पद्य दोनों में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, गद्य शिक्षण की किस प्रणाली में कक्षा शिक्षण नहीं होता है, बच्चे भाषा प्रयोगशाला जाकर स्वयं अध्ययन करते हैं। कौन सी प्रणाली है जहां पर आप कक्षा शिक्षण तो नहीं करते हैं, बच्चे प्रयोगशाला जाकर के स्वयं अध्ययन करते हैं, बच्चों की स्वयं अध्ययन पर बल दिया जाता है। आगमन है, व्यास है, डाल्टन है या मॉन्टेसरी है। तो गद्य शिक्षण की आपसे प्रणाली पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आगमन जो है ये बेसिकली व्याकरण में ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ आगमन तो नहीं है कि बच्चे जाकर स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा में नहीं सिखाया जा रहा है। व्यास में भी हम कविता शिक्षण में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डाल्टन जो प्रणाली है वहां पर कक्षा शिक्षण टीचर नहीं कर रहा है, बल्कि बच्चों को खुद से स्वयं अध्ययन करने के मौके देता है। बच्चा प्रयोगशाला जाकर के खुद से ही वहां पर सीखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, किस विधि के द्वारा भाषा शिक्षण कराने में पहले पाठ्य वस्तु के अंगों का ज्ञान दिया जाता है, तत्पश्चात पूर्ण वस्तु का।
यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया कि आप पहले अंगों का ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद आप पूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान भाषा में देते हैं। तो ये कौन सी विधि है या ये कौन सी प्रणाली है? विश्लेषणात्मक है, संश्लेषणात्मक है, निगमन है या उपरोक्त सभी है? सो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। संश्लेषण विधि की बात यहाँ हो रही है कि आपने पहले बच्चों को ध्वनि सिखाई, यानी कि आप पहले अंगों का ज्ञान दे रहे हैं। ध्वनि से आपने बच्चों को छोटे छोटे शब्द सिखाए, शब्द से आपने छोटे छोटे वाक्य सिखाए, और वाक्य से आपने उनको क्या सिखाया? पूरा का पूरा अनुच्छेद सिखा दिया, यानी कि आपने उनको पैराग्राफ सिखाया। तो जब आप अंश से पूर्ण की ओर जा रहे हैं, अंश से जब आप यहाँ पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, तो ये संश्लेषण की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट से होल तक जा रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं विश्लेषण की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। विश्लेषण में हम क्या करते हैं? पूर्णता से अंश की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मॉन्टेसरी प्रणाली में क्या होता है? फटाफट से देखिएगा ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों को पहले लिखना सिखाया जाता है, तत्पश्चात पढ़ना। बी है लकड़ी या गत्ते के बने वर्णों पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। सी यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। डी विद्यार्थी खेल खेल में सीख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? जो मॉन्टेसरी विधि है, जो कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई थी, उस विधि में हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि आप यहाँ पे पहले लिखना सिखाते हैं। इस विधि में इन्होंने कहा कि लिखने के बाद हम पढ़ना बाद में सिखाते हैं, और यहाँ पर जो भी हम वर्ण सिखाते हैं उनको क्या करते हैं? लकड़ी के बने गत्तों पे वर्णों को उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए क से कबूतर है, तो ये लकड़ी का बना दिया जाता है और इस पे बच्चों को उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। तो ये वर्ण सिखाने की एक अच्छी विधि है। ठीक है, उसके बाद यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, तो ये बात गलत हो गई। ये प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छी मानी जाती है, इसको हम उच्च प्राथमिक स्तर पर यूज नहीं कर सकते। और विद्यार्थी यहाँ पर खेल खेल में सीखते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो सही बात है वो क्या है? ए, बी एंड डी। तो यहाँ पे ए, बी, डी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न के लिए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कविता शिक्षण की नहीं है? गीत प्रणाली, व्यास प्रणाली, खंडन प्रणाली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। खंडन को हम खंडान्वय भी कहते हैं, जिसे हम प्रश्नोत्तर भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये जो तीनों विधियां हैं, ये तीनों ही कविता शिक्षण में हम यूज करते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और उनकी समीक्षा, आलोचना भावों के अनुसार करते हैं? व्यास प्रणाली में, समीक्षा प्रणाली में, तुलना में या फिर प्रश्नोत्तर विधि में? क्या कहा गया कि कौन सी विधि है जहां पर विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से पुस्तकों का अध्ययन करते हुए क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं भावों की। तो ये कौन सी विधि है? ये समीक्षात्मक विधि है, जहाँ पे एक जो बच्चा है वो क्या कर रहे हैं? बड़े लेवल पे बेसिकली इसको हम यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या किया जाता है? आलोचना की जाती है। एक तरह से हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो भी गुण दोष है, जो भाव है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये बड़े लेवल पे बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, और ये कविता शिक्षण की एक इम्पॉर्टेंट क्या है? मेथड है। किसमें हम यूज करते हैं इसको? हम कविता शिक्षण में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बाकी की सारी विधियां किसकी है? कविता शिक्षण की होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आदर्श वाचन के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा कौन सा वाचन कराना उचित होगा? मतलब कि जब आदर्श वाचन टीचर कर देता है तो उसके पश्चात कौन सा वाचन है जो सबसे बेस्ट है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण वाचन सबसे अच्छा वाचन माना जाता है। अब जो वाचन के प्रकार है उसमें जो आदर्श वाचन है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये जो वाचन है ये कौन करता है? शिक्षक करता है। और जो अनुकरण वाचन है वो कौन करते हैं? छात्र करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। मौन वाचन, द्रुत वाचन, गंभीर वाचन, मौन वाचन के अंतर्गत ही ये दोनों वाचन आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो मौन वाचन जो है, जिसे हम साइलेंटली रीडिंग भी कहते हैं, जहाँ पे साइलेंटली हम कर रहे हैं कोई भी चीज रीड, तो दोनों द्रुत और गंभीर दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
10 क्वेश्चन आता है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्व नीरवता। तो यानी कि अनुप्रेरित शिक्षण जो है कौन सा शिक्षण माना जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है वो एक अनुप्रेरित शिक्षण का एक रूप हो सकता है, जहाँ पे बच्चा एक्टिवली क्या कर रहा है? प्रश्नों को पूछ रहा है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन है, विषय प्रतिपादन और अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से निबंध के कितने प्रकार होते हैं? निबंध के प्रकार आपको बताने हैं कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 3। तो सही जवाब इसका जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। निबंध के 4 प्रकार बेसिकली हैं। अगर हम विषय की दृष्टि से और अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखें, सबसे पहला जो प्रकार है वो कथात्मक होता है, यानी कि जहाँ पे कथा है। सेकंड है, दूसरा होता है आपका वर्णनात्मक, जहाँ पे आप कोई चीज की वर्णन कर रहे हैं, कोई भी चीज। थर्ड होता है हमारा जिसको हम विचारात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ टाइप क्या होता है जिसे हम भावात्मक कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार जो है ये निबंध के माने जाते हैं, कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग कालांश में न देकर गद्य रचना आदि पढ़ाते हुए उदाहरण के द्वारा दे दी जाती है? समवाय विधि, अव्याकृत विधि, भाषा संसर्ग विधि या आगमन विधि। तो कौन सी विधि है जहाँ पे व्याकरण की शिक्षा आप अलग से ना देकर के किसी न किसी गद्य रचना या फिर साहित्य आदि पढ़ाते हुए या पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हुए आप उसे उदाहरणों की सहायता से दे देते हैं? तो ये विधि है समवाय विधि, जिसे हम क्या कहते हैं? समवेत विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम समवेत विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन सी विधि है? व्याकरण की विधि है, व्याकरण पढ़ाने की विधि है। अव्याकृत विधि को हम भाषा संसर्ग विधि कहते हैं, ठीक है। तो अव्याकृत विधि जो है और जो भाषा संसर्ग विधि है वो दोनों क्या है? सेम है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को शुद्ध रूप का ज्ञान हम कराते हैं भाषा के। और आगमन विधि भी क्या है? व्याकरण की एक प्रमुख विधि है, जहाँ पर हम उदाहरणों की सहायता से नियमों की खोज करना बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फाइनली इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये चारों विधियां किसकी है? व्याकरण की है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 प्रश्न देखो क्या है कि व्याकरण शिक्षण की किस विधि में विद्यार्थियों को अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, सूत्र विधि में या सभी में? तो कौन सी विधि है जहाँ पर अभ्यास करने की प्रेरणा बच्चों को मिलती है? तो निगमन में बिल्कुल भी अभ्यास करने की प्रेरणा बच्चों को नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रटने पे और सूत्रों पे ज्यादा बल दिया जाता है। तो अभ्यास जहाँ पे बच्चा ज्यादा करता है वो होता है आगमन विधि। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, यहाँ पे बच्चा खोज करता है, नियमों का निर्माण करता है, ठीक है। तो अभ्यास करने की प्रेरणा आगमन विधि में दे दी जाती है, जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? खुद से खोज कर रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 आता है, अव्याकृति विधि के अंतर्गत क्या होता है? अव्याकृति विधि के अंतर्गत व्याकरण पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना है, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ाया जाता है, भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है, इनमें से कोई भी नहीं। सो अव्याकृति विधि को हम क्या कहते हैं? इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? भाषा संसर्ग विधि, ठीक है, भाषा संसर्ग विधि। और ये किसकी विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। और इस विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि व्याकरण की शिक्षा यहाँ पर व्यवहारिक तरीके से दे दी जाती है, कहीं पे भी सैद्धांतिक ज्ञान व्याकरण का यहाँ नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है भाषा को पढ़ने से, अनुकरण करने से अनायास ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और व्याकरण को सीख लेता है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मातृभाषा के शब्द और वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात उनके लिए द्वितीय भाषा के शब्द और वाक्य बताए जाते हैं? कौन सी विधि है कि सर्वप्रथम आपने मातृभाषा के शब्द और वाक्य बच्चों के सामने प्रस्तुत किए, उसके बाद द्वितीय भाषा के वाक्य और शब्द आप बता रहे हैं? तो ये विधि जो है द्वितीय भाषा की परोक्ष विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परोक्ष विधि को हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, जहां पर आप मातृभाषा में शब्दों को, वाक्यों को प्रस्तुत कर देते हो और उसके बाद आप द्वितीय भाषा में उसको बताते हैं।
ठीक है, तो परोक्ष विधि इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि में हम मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वेस्ट विधि क्या है, जो पठन पर बल देता है। जैसे आपने इंग्लिश में डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पढ़ा होगा जो रीडिंग पे फोकस करता है, वैसे ही हिंदी में वेस्ट विधि है जिसमें हम पठन पे ज्यादा फोकस करते हैं, रीडिंग के द्वारा हम सिखाते हैं। और सूत्र विधि आपको पता ही है, संस्कृत से आई है और ये जो है निगमन विधि का एक प्रकार है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और फाइनली जो हमारा राइट आंसर यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, परोक्ष विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पारंपरिक विधि, भंडारकर विधि, दोनों, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो व्याकरण अनुवाद विधि है हिंदी में, जो कि द्वितीय भाषा में हम क्या करते हैं, मातृभाषा में सिखाते हैं और वहाँ पे हम अनुवाद करते हुए सिखाते हैं, तो इस विधि को हम पारंपरिक विधि भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, प्राचीन विधि भी इसे हम कहते हैं, सबसे पुरानी विधि इसे माना जाता है। और भंडारकर विधि भी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस विधि को हम पारंपरिक विधि, प्राचीन विधि और भंडारकर विधि कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, सैनिक विधि को अन्य किस विधि के नाम से भी जाना जाता है? सैनिक विधि का दूसरा नाम आपको बताना है। श्रव्य भाषिक विधि कहते हैं इसे हम, संरचना विधि कहते हैं, दोनों कहते हैं ए और बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सैनिक विधि वो विधि है जहां पर बच्चों के सामने कोई भी चीज प्रस्तुत कर दिया जाता है और बच्चों के यहाँ पे बोलने पे फोकस किया जाता है। बच्चा बार बार शब्दों को रिपीट करते हुए यहाँ पर समझते हुए जो भी वाक्य है या जो संरचनाएं हैं उनको समझता है। तो इसे हम संरचना विधि भी कहते हैं और इसे हम श्रव्य भाषिक विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इनका नाम याद रखना है। कई बार एग्जाम में नेम पूछा जाता है कि भाई इस विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सैनिक विधि को हम श्रव्य भाषिक विधि भी कहते हैं और इसे हम संरचना विधि भी कहते हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस विधि को लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कविता शिक्षण की नहीं है? जो कविता शिक्षण की विधि नहीं है वो बतानी है। गीत और अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली या प्रत्यक्ष प्रणाली। तो कविता शिक्षण की जो विधि नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। कोई कविता शिक्षण की विधि नहीं है, ये द्वितीय भाषा शिक्षण के सिखाने में ज्यादा यूज की जाती है। और गीत और अभिनय प्रणाली जो है ये प्राथमिक स्तर पर या पूर्व प्राथमिक स्तर पर सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। कविता शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि गीत और अभिनय को माना जाता है प्राइमरी लेवल पे। व्यास विधि और जो तुलनात्मक विधि है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 आता है, निम्न में से कौन सा लाभ मौन पठन का नहीं है? कौन सा लाभ मौन पठन से नहीं होता? ऑप्शन देखेंगे फटाफट से। उच्च कक्षाओं में मौखिक वाचन की अपेक्षा मौन वाचन ज्यादा हितकर होता है। मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। मौन वाचन के समय चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा लाभ बताना है जो मौन पठन का नहीं है? तो यहाँ पर देखो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल लाभ होता है मौन पठन का। जब आप मौन पठन करते हैं तो बड़े लेवल पे ज्यादा बेटर है, ये ठीक है। स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, सेल्फ स्टडी, बिल्कुल ठीक है। चिंतन भी हमारी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम इनमें से किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो 20 क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को क्या चीजें सफल बनाती हैं? भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, आरोह अवरोह का ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शैली, या फिर बिना भूले लगातार बोलने की शैली। तो मौखिक अभिव्यक्ति को जो सफल ज्यादा बनाएंगे वो होगा भाषा, उसका विषय वस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण। यानी कि आपकी लैंग्वेज, आप क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है एंड आप उस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन सा है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपकी टीचिंग स्किल्स हैं उसमें ये तीनों चीजें हमारी शामिल होती हैं। आपको पता है कि अगर आप एक लेसन प्लान बना रहे हैं और अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्लासरूम में,
तो आप यहाँ पे सारी चीजें यूज करते हैं। आप ब्लैक बोर्ड भी लिखेंगे, आप प्रश्नों को हल करवाएंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी के साथ हम क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो 22 क्वेश्चन है, किस विधि में पहले वाक्य, उसके पश्चात शब्द तथा अंत में वर्णों का ज्ञान दिया जाता है? कौन सी विधि है जहां पर आपने पहले वाक्यों का ज्ञान दिया फर्स्ट, उसके बाद आपने शब्दों का ज्ञान दिया, उसके बाद लास्ट में आप वर्णों का ज्ञान या अक्षरों का ज्ञान आप क्या दे रहे हैं, लास्ट में दे रहे हैं? तो ये कौन सी विधि है? संश्लेषण है, विश्लेषण है, प्रश्नोत्तरी है, या समवाय है? तो समवाय तो हुआ नहीं कि हम यहाँ पे किसी गद्य और कविता या साहित्य के माध्यम से कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, तो समवाय नहीं होगा। और प्रश्नोत्तरी भी नहीं है, खंडान्वय भी नहीं है कि हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे दो ऑप्शन, तो यहाँ पे सही जवाब जो बनेगा, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि वाक्यों से हम वर्णों की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका विश्लेषण का एक तरीका हो सकता है, जहाँ पे आप पूर्ण से अंश की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जब हम पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं तो वो क्या है, आपका विश्लेषण है, और जब हम अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं तो वो हमारी कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? आसान प्रश्न है। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी मानी जाती है? गीत और नाट्य प्रणाली। ठीक है, आप गीत के माध्यम से और नाट्य के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से जब आप सिखा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि भाषा को दो रूपों में पढ़ाया जाता है, छोटी कक्षाओं में डैश के रूप में और बड़ी कक्षाओं में डैश के रूप में। अब यहाँ क्या आएगा, छोटी कक्षाओं में भाषा को हम कैसे पढ़ाते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए, थोड़ा सा इसको सोचिएगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप इस पे एक बार विचार करिएगा, एंड उसके बाद आंसर को गेस करिएगा क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो देखो, जब हम बात करते हैं छोटी क्लासेस यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस की बात करते हैं, तो हम जो भी लैंग्वेज को सिखाते हैं, हम कैसे सिखाते हैं, उसको भाषा के रूप में सिखाते हैं, हम स्किल सिखाते हैं बेसिकली। तो छोटी कक्षाओं में हम भाषा के रूप में सिखाते हैं और बड़ी कक्षाओं में हम साहित्य के रूप में उस लैंग्वेज को सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि लिखित सामग्री को मन ही मन पढ़ना क्या कहलाता है? सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या समवेत वाचन? तो जब आप मन ही मन पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो वो आपका मौन वाचन कहलाता है। आसान था। ठीक है, अब देखो वाचन के प्रकार कुछ होते हैं। ठीक है, वाचन के प्रकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका व्यक्तिगत वाचन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सामूहिक वाचन। जब हम व्यक्तिगत वाचन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी एक होता है आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है, ठीक है, जो शिक्षक द्वारा किया जाता है, और एक होता है अनुकरण वाचन, ठीक है, जो छात्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? छात्र, जिसे हम करते हैं। सामूहिक वाचन को हम समवेत वाचन भी कहते हैं। ठीक है, और अनुकरण वाचन में यहाँ पे हम व्यक्तिगत तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका मौन पठन आ सकता है, ठीक है, और सस्वर पठन आ सकता है। ठीक है, मौन पठन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं द्रुत पठन में। ठीक है, मौन पठन में क्या आता है? द्रुत पठन आता है। उसके बाद मौन पठन में गंभीर वाचन भी आता है। ठीक है, और इसके अलावा विहंग अवलोकन भी आता है। ठीक है, विहंग अवलोकन भी हम करते हैं। तो ये सारे टाइप आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भाषा की किसी रचना में से व्याकरण के नियम व उदाहरण समझाना किस विधि की विशेषता होती है? यानी कि आप किसी रचना में से, कोई भी रचना है, उसमें से आप व्याकरण के नियम और उदाहरण समझा रहे, तो ये कौन सी विधि है? तो सिंपल है, यहाँ पे व्याकरण की एक इंपॉर्टेंट विधि है जहां पर हम समवाय विधि में इसको यूज करते हैं। इसे हम समवेत विधि भी कहते हैं, याद रखना। जहां पर आप क्या कर रहे हो कि कोई भी रचना है, कोई साहित्य है, कोई भी पाठ्य पुस्तक की कोई रचना है, आप उससे व्याकरण के नियम समझा रहे हैं उनको, पाठ के साथ ही, अलग से ना हम पाठ पढ़ा करके, साथ के साथ ही जब वहाँ पे व्याकरण का ज्ञान दे देते हैं तो वो समवाय है। और भाषा संसर्ग में भी हम यही चीज करते हैं। भाषा संसर्ग विधि का विस्तृत रूप जो है वो समवाय विधि कहलाता है, और भाषा संसर्ग विधि भी अच्छी विधि मानी जाती है। यहाँ पे भी हम व्याकरण का ज्ञान अलग किताबों से नहीं देते हैं, हम यहाँ पे बच्चों को यूज पे फोकस ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और निगमन विधि आपको पता ही है कि निगमन विधि में एक आपका सूत्र विधि आता है जो कि संस्कृत से आई है सूत्र विधि,
जहाँ पे सूत्रों को रटवाने पे या सूत्रों को बताने पे बल दिया जाता है, और एक आती है पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, पाठ्य पुस्तक और सूत्र विधि निगमन के ही दोनों प्रकार हैं, और निगमन को हम सिद्धांत विधि भी कहते हैं। ठीक है, निगमन को हम सिद्धांत विधि भी कई बार कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने से बढ़ती है। तो ये आई थिंक आप कर लेंगे। रटने की प्रवृत्ति किस विधि से बढ़ जाएगी, आगमन से, निगमन से, दृष्टांत से या व्याख्यान से। तो देखो, दृष्टांत का मतलब यहाँ पे होता है कि जब आप उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण देना, दृष्टांत देना, इलस्ट्रेशंस देना बहुत अच्छा है। व्याख्या से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो टीचर ही बोलता है। निगमन ऐसी विधि है जहाँ पे छात्रों को रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और अमनोवैज्ञानिक विधि निगमन को हम कहते हैं। आगमन निगमन का अगर हम साथ में यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर केवल और केवल निगमन का उपयोग आप कर रहे हैं तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यहाँ पे बच्चों को खोज करने की प्रवृत्ति पे फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में क्या होता है कि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो जो अनुवाद विधि है, जिसे हम जो है व्याकरण अनुवाद विधि या जिसे हम भंडारकर विधि भी कहते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं, ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मातृभाषा को बीच में लाती है ये विधि, मातृभाषा में जो भी चीजें हैं वो सिखाई जाती है और उसके बाद उसको अनुवाद टारगेट लैंग्वेज में या लक्ष्य भाषा में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, जो मातृभाषा की उपेक्षा करती है, अगर ये पूछा जाए तो कौन सी विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी द्वितीय भाषा शिक्षण की। कौन सी विधि है ये द्वितीय भाषा शिक्षण की, प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा प्रत्यक्ष विधि का गुण है। पहला, यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। यह भाषाई कौशल के सीखने के पूरे अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो जब हम प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड में हम कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं, जो बच्चा सीख रहा होता है, यानी कि उसकी जो लक्ष्य भाषा है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसके मूल सिद्धांतों के अनुकूल है, बिल्कुल है। और यहाँ पे बच्चों को अवसर प्राप्त होते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बोलने के ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाते हैं। बच्चों को यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है, एक्शंस के थ्रू, चित्र के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा शब्दों को समझाया जाता है। उच्चारण का अभ्यास यहाँ अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, इसे हम प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि भी इसे हम कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये सब बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 30 क्वेश्चन है कि भाषा संसर्ग विधि का दोष क्या है। भाषा संसर्ग विधि का दोष बताना है कि यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। क्या ये दोष है, तो ये तो दोष नहीं है। ठीक है, भाषा ज्ञान पर बल दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यह अच्छी बात है कि भाषा के ज्ञान पे बल हम देते हैं यहाँ पर। थर्ड है, भाषा के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना इस विधि में सिखाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंड 4 है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान इसमें नहीं हो पाता। तो ये इसका क्या है, एक दोष है। ठीक है, ऊपर की तीनों चीजें ठीक है, लेकिन जब हम डी वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर ये इसकी एक कमी है कि यहाँ पर व्याकरण का बहुत अच्छे से, बहुत सैद्धांतिक ज्ञान व्याकरण का हम यहाँ पे बच्चों को नहीं दे पाते। तो ये एक इसका दोष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे। ओके, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है और फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। यानी कि उसने क्या किया, पहले उदाहरण दे रही है और फिर वो संज्ञा का कंसेप्ट बाद में समझा रही है। यानी कि कौन सी विधि को फॉलो कर रही है टीचर, यहाँ पर आगमन विधि को यहाँ पे वो क्या कर रही है, प्रयुक्त कर रही है, जहाँ पे वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ जा रही है। ठीक है, विशिष्ट से जहाँ पर हम क्या करते हैं, सामान्य की तरफ जाते हैं। हम जहाँ पे उदाहरण से कहा जा रहे हैं, नियम की तरफ जा रहे हैं, तो ये आगमन विधि की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। निम्न में से किस शिक्षण विधि का
उपयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ बताना है कि व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी इसमें से है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। 32 क्वेश्चन है। भाषा संसर्ग विधि है, बिल्कुल हमने पढ़ा था। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान अब हम करा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर बहुत अच्छी विधि है भाषा संसर्ग। निगमन विधि, जैसे हम जिसमें सूत्र और पाठ्य पुस्तक दो इसके रूप है। ठीक है, सूत्र और पाठ्य पुस्तक। संयोग विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम समवाय विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो संयोग विधि, समवाय विधि और इसके साथ साथ संवेद विधि, ये तीनों ही विधियां जो है सेम है और व्याकरण में हम यूज करते हैं, व्याकरण के शिक्षण में। इसके अलावा आगमन विधि का यूज भी हम करते हैं। तो यह उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ई होगा वो बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर हमने 32 क्वेश्चंस अब कंप्लीट कर लिया है। आई होप आज के सेशन में आपको नए नए प्रश्न मिले होंगे, काफी कुछ नई नई चीजें आपको पता चली होंगी प्रश्नों के बारे में। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस सेशन को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा अदर वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको रीड के लिए मिल जाएंगी, स्पेशली इंग्लिश के लिए। सो जरूर आप लोग चेकआउट करना। एंड सेशन कैसा लगता है, कोई भी फीडबैक, एनीथिंग आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछें, आप बताएं कैसा आपको सेशन लगता है। ठीक है, और मार्क्स जरूर बताना यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।